हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का तहे दिल से वेलकम है हमारे इस प्यारे से ब्यूटीफुल से बैच 11 में, जिसमें कि हम साइंस पढ़ा रहे हैं क्लास 9th की यूट्यूब पर, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या करना है हमें। आज हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर हमारा चल रहा है मोशन, यानी कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, और जिसमें कि हम कवर कर चुके हैं एक्सेलरेशन तक। आज जो है हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, किसके ऊपर? एक्सेलरेशन के ऊपर। ये न्यूमेरिकल्स मैं सिर्फ इसलिए लेकर के आई हूँ ताकि आपको जो है न्यूमेरिकल्स को कैसे देख करके उनके अंदर से कैसे इंफॉर्मेशन निकालनी है और कैसे उससे अपना आंसर निकालना है, इस चीज़ का आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाए। ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 7.4, जिसमें कि हमें कहा जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। अब देखिए, पहली इंफॉर्मेशन क्या हो गई? स्टेशनरी पोजीशन से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। शुरू में तो ये रेस्ट पर था, तो इसकी कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई? बराबर 0। और इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, यानी u बराबर 0, ठीक है। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। केस 1 जो है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेते हैं। देन ही अप्लाइज ब्रेक such that velocity of the bicycle becomes 4 meter per second in 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. यानी कि एक साथ नहीं निकालना है हमको, ये जो दो केस हैं इन दोनों में अलग अलग एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो केस 1 हम ले लेते हैं। जब ये जो है केस वन में क्या है? वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। तो केस 1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये 0 है। किसके लिए? केस 1 के लिए, यानी कि जहां से सफर की शुरुआत हुई। जैसे राहुल ने यहाँ से पेडल करना स्टार्ट किया, उसके बाद वो यहाँ तक फॉर एग्जांपल गया, कितनी स्पीड से? 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कितने टाइम में? 30 सेकेंड्स में। उसके बाद यहाँ उसने अप्लाइड ब्रेक्स, यानी कि यहाँ उसने ब्रेक्स लगाए। उसके बाद फिर वो आता है 5 सेकंड तक चलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ तक गया, 5 सेकंड तक चलते चलते 5 सेकंड्स तक, और 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जाते जाते जो है क्या हो जाता है? अच्छा, इन द नेक्स्ट 5 सेकंड्स। अभी ये रेस्ट पर आया, ये नहीं बताया है यहाँ पर। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? रेस्ट से। तो अगर जब हम इस पार्ट का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए जो u होगा वो 0 होगा इस पार्ट का, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है? दोनों केसेस का अलग अलग, यानी कि बोथ द केसेस का अलग अलग हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो इस पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी? u हो जाएगी और 0 हो जाएगी, u इज इक्वल टू 0। इस पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इस पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 4 मीटर पर सेकंड चलने से पहले ये कितने स्पीड से चल रहा था? 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। तो ये इस पार्ट का u हो गया, 5 सेकंड वाले पार्ट का u हो गया, ठीक है। तो केस 1 के लिए u हमारा क्या है? केस 1 के लिए u हमारा है 0। v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, वो है हमारी 6 मीटर पर सेकंड। टाइम हमें लगता है 30 सेकंड्स। देयरफॉर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। Final velocity is 6 minus 0 divided by time is 30 seconds. Therefore, 1 upon 5 seconds. ओके, यहाँ पे मैं यूनिट भी लिख देती हूँ इसकी। ये तो हो गई हमारी मीटर पर सेकंड, ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। ये अगेन मीटर पर सेकंड में, ये हो गया हमारा सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में, ये हो गया हमारा सेकंड। यानी कि 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर is our what? Acceleration. ओके, 5 टू ज़ा 10, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका एक्सेलरेशन है? हमारा केस 1 का एक्सेलरेशन है। अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में हमें क्या कह रहा है?
Then he applied brakes such that the velocity of comes down to 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम्स डाउन, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो ऑब्वियसली इसमें एसेलरेशन भी डिक्रीज कर रहा होगा। तो देखते हैं कैसे डिक्रीज कर रहा होगा, या एसेलरेशन जो है वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, देखते हैं। तो यहाँ के लिए अब क्योंकि हमें मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि हमें सिर्फ इतने पार्ट की वेलोसिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, यानी कि 5 सेकंड्स वाले पार्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, जहां पर 4 मीटर पर सेकंड से क्या चल रही है, बाइसिकल चल रही है। इससे पहले क्या था, इससे पहले वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकंड। तो इस पार्ट में आने से पहले, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड वाले पार्ट में आने से पहले बाइसिकल कितने से चल रही थी, 6 मीटर पर सेकंड से। तो यही 6 मीटर पर सेकंड इस बाइसिकल की इस केस के लिए क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो u हमें दिया हुआ है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 6 मीटर पर सेकंड। v यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड। टाइम हमें कितना लग रहा है, 5 सेकंड्स। नाउ एसेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, एसेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। फॉर्मूला हमेशा लिखिए, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश ना करें, गलती हो जाती है इससे, ठीक है। v इज हमारा 4 मीटर पर सेकंड, यूनिट अभी हम साइड में लिखते हैं। u इज हमारा 6 मीटर पर सेकेंड एंड t इज हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। यूनिट अगर आप लिखना भूल गए एग्जाम में तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे, राइट। या अगर थोड़े से स्ट्रिक्ट टीचर हुए तो वो आपके सारे ही नंबर काट सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिना यूनिट के कोई आंसर लिखते हैं तो उस आंसर का कोई भी सेंस नहीं बनता है कि आपने -2/5 क्या लिखा, व्हाट इज -2/5, ये क्या दर्शा रहा है। तो इस वजह से आपको यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अगले साल आप बोर्ड एग्जाम्स देंगे, उसमें पेपर प्रेजेंटेशन, यूनिट्स मैटर करती हैं उतनी ही जितना कि आपका सही आंसर मैटर करता है। हाफ ऑफ द वैल्यू आपकी जाती है कि आप सही आंसर, आपका आंसर सही है कि नहीं, एंड हाफ ऑफ द मार्क्स आपके जाते हैं कि आपने वैल्यूज सही से लिखी है कि नहीं, क्वेश्चन को सही मेथड से सॉल्व किया है कि नहीं, क्योंकि बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग होती है। और आपके स्कूल्स में इस बात पर बहुत ही स्ट्रिक्टली ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आपके स्कूल्स, सारे स्कूल्स चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे अच्छा करें। इस वजह से यूनिट्स वगैरह लिखना भूलने की गलती मत कीजिएगा, बिकॉज ये अच्छा खासा आपका पेपर जो है बिगाड़ सकती है। फिर आपको बाद में पता भी नहीं लगेगा कि आखिर मेरे नंबर कटे कहाँ, ठीक है। -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है हमारा एसेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन निगेटिव आया, राइट। वेलोसिटी क्यों निगेटिव आया, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। इस वजह से इस एक्सेलरेशन को, ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। ये भी है एक्सेलरेशन ही, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा नया नाम दे दिया, इसको कह दिया हमने रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको रिटार्डेशन मेंशन्ड होगा, या कहीं कहीं आपको खुद ही पता लग जाएगा जहाँ एक्सेलरेशन निगेटिव है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन तो है लेकिन वो निगेटिव डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को घटा रहा है, राइट। तो ये वेलोसिटी किस रेट से घट रही है, दैट इज -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज रिटार्डेशन। ये क्या हो गया, रिटार्डेड मोशन हो गया, ठीक है। पिछला वाला हमारा क्या था, एक्सेलरेटेड मोशन था, है ये भी एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन इसमें क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही है, निगेटिव डायरेक्शन में दैट मींस उल्टी एक्सेलरेशन हो रही है, यानी ये एक्सेलरेशन रिजल्ट कर रही है वेलोसिटी का घटना। पिछली जो केस है उसमें एक्सेलरेशन रिजल्ट कर रहा था क्या, वेलोसिटी का बढ़ना, इंक्रीज होना, यानी कि जीरो से लेकर के वेलोसिटी, 0 से लेकर के 6 मीटर पर सेकंड तक वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो वो वाला एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा रहा था। ये वाला एक्सेलरेशन वेलोसिटी को क्या कर रहा है, घटा रहा है, इसलिए हम इसको कहीं कहीं रिटार्डेड मोशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारा आगे क्या है, एक और क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये भी एनसीईआरटी का ही एक इन टेक्स्ट एग्जांपल है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ये काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, इस वजह से हम जो है इसको लेकर के आए हैं। बाकी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको आज मैं होमवर्क में दूंगी, आप उसको कंप्लीट करिएगा, जितना मैंने पढ़ा दिया है उससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इंशाल्लाह, ये मेरी
उम्मीद है, आई होप, ठीक है। When will you say a body is in uniform acceleration or a non uniform acceleration? पहले एक को पकड़ते हैं, that means uniform acceleration. Uniform acceleration, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहेंगे? जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी accelerates with equal change in velocity. फॉर एग्जाम्पल, कोई कार जा रही है, वो जीरो से लेकर के, जैसे लास्ट वाला एग्जाम्पल था हमारा, जीरो से लेकर के उसकी वेलोसिटी शुरू में जीरो थी, अब वो 5 सेकेंड्स में 6 मीटर पर सेकेंड तक क्या हो गई? एक्सेलरेट हो गई। अगले 5 सेकेंड में, यानी कि 10 सेकेंड में, जब अगले 5 सेकेंड में ये क्या हो गई? 12 मीटर पर सेकेंड तक ये एक्सेलरेट हो गई। अगले 5 सेकेंड में, यानी कि 15 सेकेंड के टाइम इंटरवल में, है ना, अगले 10 से लेकर के 15, यानी कि इस 5 सेकेंड के टाइम इंटरवल में, आप यहाँ भी देख रहे होंगे, यहाँ भी 5 सेकेंड का गैप है ना, ये 0 सेकेंड, ये 5 सेकेंड एंड ये 10 सेकेंड, यहाँ भी 5 सेकेंड का गैप है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अब ये 18 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। तो इसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इक्वल वेलोसिटीज के साथ इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी है। जैसे यहाँ भी 6 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज है, यहाँ भी 6 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज है, यहाँ भी 6 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज है। दैट मीन्स ये क्या है? एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन तो हो गया हमारा, देखिए मैजिक, ठीक है। अब हम दूसरी चीज पढ़ते हैं हम, क्या? नो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगेन हम टाइम इंटरवल्स को इक्वल ही लेंगे, क्योंकि अगर हमने टाइम इंटरवल्स को अनइक्वल लिया तो हम कंपेयर करना, हम किस बेस पे कंपेयर करेंगे? वही वाली बात है कि अगर एक रेस में एक बहुत ही तंदुरुस्त और एक पतले सतले से आदमी को हम रेस में दौड़ाएंगे तो ये कंपैरिजन ही नहीं हुआ। दोनों आदमी एक ही बॉडी वेट के होने चाहिए, जब भी हम कंपेयर कर पाएंगे। इस वजह से टाइम इंटरवल्स को हमेशा इक्वल लेंगे। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बॉडी accelerates with unequal change in velocity, ठीक है। समझ ही गए होंगे आप। जैसे ये अब यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड तक गई, यहाँ पे ये डायरेक्ट 18 मीटर पर सेकेंड तक चली जाती, यहाँ पे ये 21 मीटर पर सेकेंड तक चली जाती, तो इसी को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर ये कोई बॉडी इस तरह का, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन, तो अगर ये कोई बॉडी ऐसा मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, अगर कोई बॉडी ऐसा मोशन कर रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब आ चुका है हमारा ग्राफ, जिसकी हम जो है एक एक गिरा खोलते हुए चलेंगे। यानी कि हम पहले बेसिक से पढ़ेंगे ग्राफ किसको कहते हैं, फिर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर हम पढ़ेंगे वीटी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एटी ग्राफ यानी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम वीटी ग्राफ तक ही मामला खत्म कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ कहते किसको हैं? ग्राफ वो तरीका होता है जिससे हम किसी भी डेटा को एक कंसाइज वे में, टेबुलर फॉर्म में या फिर लीनियर फॉर्म में, किसी भी बहुत बड़े डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस एनोटेशन को क्या बोलते हैं? हम ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंस की नहीं है, सिर्फ आप समझ लीजिए कि किसको कहते हैं। अब देखिए ग्राफ में क्या होता है, एक्सिस होती है, ओरिजिन होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और अभी आपके काम का है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ कर्व भी होती है, इक्वेशन ऑफ सर्किल भी होती है,
बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं ग्राफ में, लेकिन अभी आपके काम का क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, वो भी आपसे सॉल्व हो सकता है ना ही करवाया जाए, अभी थ्योरेटिकली आप इसको समझ लीजिए कि ग्राफ जो है वो किस नेचर का होगा, तो हम उसको कैसे रीड करेंगे, हमें बेसिकली इस बात पर ध्यान देना है। सबसे पहले एक्सिस क्या होती है, एक्सिस होती है ये जो आपको ये एक एरो इस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, एक एरो इस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ना मैं डायरेक्शन का यूज करूंगी, डायरेक्शन का नाम बोलूंगी, देयरफॉर आपको जो है पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन किस तरफ होती है। ठीक है, मैं यहाँ कोने में एक चार्ट बना देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऊपर की साइड जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे नॉर्थ, आप राइट साइड जाएंगे इसको बोलेंगे हम ईस्ट, लेफ्ट में जाएंगे इसको हम बोलेंगे वेस्ट, नीचे जाएंगे इसको बोलेंगे हम साउथ। ठीक है, ये मैप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो एरो जा रहा है, यानी कि ये वाला एरो, इसको हम जनरली लेते हैं वाई एक्सिस। इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, इसको हम क्या एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं, इसको हम जेड एक्सिस भी ले सकते हैं, इसको हम वाई एक्सिस भी ले सकते हैं। लेकिन जो हम पेन पेपर पर या फिर स्क्रीन पर जो हम वो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं किसी भी मोशन को, तो हम इसको जनरली क्या लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं, ताकि हमारी रिप्रेजेंटेशन में आसानी हो हमें। ये जो वेस्ट की ईस्ट की तरफ जो एरो जा रहा है, इसको हम लेते हैं एक्स एक्सिस जनरली, राइट, मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और एक एरो जो आपकी तरफ निकल रहा है, स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, वो एरो हमें नजर नहीं आ रहा, बट कोई भी चीज, जैसे हमारे आसपास के एनवायरनमेंट क्या है, 3 डायमेंशनल है, 3D है, 2D नहीं है, दीवार पे कोई भी चीज चिपकी भी नहीं है, राइट, फ्लैट नहीं है, देयरफॉर वो एक जेड एक्सिस के साथ भी एग्जिस्ट करती है। तो एक एक्सिस जेड भी होता है, जिसकी अभी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, अगर जब हम 3 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे आगे चल के, तब हमें जरूरत पड़ सकती है जेड एक्सिस की, वहां भी इतनी नहीं पड़ती है। तो एक एक्सिस हमारी तरफ आ रहा है, जो आपकी कॉपी से निकल के आपकी तरफ जो आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, जेड एक्सिस। और ये सारे एक्सिस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस पर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। ये एक्सिस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस पर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर। ये जो जेड एक्सिस है, ये फॉर एग्जांपल ऐसे ये बाहर आ रहा है कहीं पर, तो ये भी इस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पर होगा, और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी ये किस पर होगा, 90 डिग्री पर होगा। तो 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अभी हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का काम है। फॉर एग्जांपल कहीं पर अगर आपको थोड़ी सी क्वेश्चन को मुश्किल बनाना हुआ, तो वो एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस का इस्तेमाल कर लेगा क्वेश्चन में। तो क्या करना है, वहां पर कुछ नहीं करना है, जेड एक्सिस को आप खुद ही मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए। तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, इनमें से कोई भी एक्सिस कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम मानने के लिए ऐसा मानते हैं कि जो है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम यूज कर रहे हैं, ताकि हमें ईज हो, कंफ्यूजन कम हो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अब देखिए एक्स एक्सिस पर हमेशा वो वाली क्वांटिटी रखी जाती है जो इक्वल इंटरवल्स में चेंज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम को हम इक्वल इंटरवल्स में हमेशा कंसीडर करते हैं, ताकि हम मोशन को कंपेयर कर सकें। हमेशा हम इक्वल इंटरवल्स में टाइम को लेते हैं। तो जो चीज़ बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है, इक्वल इंटरवल्स में चेंज होती जा रही है, उसको हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं जनरली। अगेन वाई एक्सिस पर हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स एक्सिस पर हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा करके, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपने लिए चीज़ों को आसान बनाते हैं, इसलिए हम एक्स एक्सिस पर हमेशा इक्वल इंटरवल्स में चेंज होने वाली क्वांटिटी ही रखते हैं। जो क्वांटिटी में वेरिएशन कम है, उस क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्स एक्सिस पर रख देते हैं टाइम को। अभी जितने भी ग्राफ आप पढ़ेंगे, सब में एक्स एक्सिस पर टाइम ही रहेगा। तो एक्सिस क्या हो गया, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हो गए, है ना, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हो गए। अब देखिए, जहां पर ये एक्स वाई और जेड एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सब के सब एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वही हमारा ओरिजिन होता है। क्या होता है, वही हमारा ओरिजिन, यानी कि यहाँ से ग्राफ की शुरुआत होती है। यहाँ से हम मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया आगे की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है, पीछे की तरफ जो है नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, मान लिया हमने, और नीचे की तरफ जो है हमारी निगेटिव डायरेक्शन है, और ऊपर की तरफ हमारी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ये जो ये बीच में आपको इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। इस ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, इस ओरिजिन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज जीरो, यानी कि दिस इज 0,0, यानी इसमें y एक्सिस भी जीरो है और
एक्स एक्सिस भी 0 है। यहीं से एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। शुरुआत तो बहुत पहले से हो रही है, यानी कि निगेटिव इन्फिनिटी से हो रही है, लेकिन यहाँ से हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन और निगेटिव डायरेक्शन को हम अलग अलग कर सकते हैं कि इस ओरिजिन से आगे क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक जाता है, तो वो पॉजिटिव संख्या है सारी। और इस ओरिजिन से पीछे हमारा क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन, सॉरी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसी तरह जो सेकंड वाला होता है वो वाई एक्सिस को दर्शाता है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। तो ऊपर की साइड यानी कि आगे की तरफ हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऊपर की साइड, और नीचे की साइड हमारा जो है ये क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमको ओरिजिन को डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम दर्शा सकें कि कौन सी चीज जो है वो क्या है, कौन सी डायरेक्शन हम क्या मानेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ओरिजिन, जो कि होता है 0,0, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स किसको कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स होते हैं लोकेशन, लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन भी कह सकते हैं, या फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस सही रहेगा यहाँ पर, विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों, इस पूरे ग्राफ के बीच में मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, ये एक पॉइंट है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, जो पूछने वाला होगा वो आपसे ये सवाल पूछेगा, बताओ इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, बताओ इस पॉइंट की क्या है, लोकेशन क्या है। तो इस तरफ पॉजिटिव होता है, तो हम सबसे पहले नंबर्स बिठा देते हैं इस पे, 1 2 3, यहाँ पर हम ले लेते हैं 4, ये सारे इक्वल ही होते हैं, मैं यहाँ पर अपनी ईज के हिसाब से ले रही हूँ। 1 2 3, वेट अ मिनट, 2 3 4 5। अब देखिए, ये जो एक्स एक्सिस है, इसकी दूरी किससे, इस पॉइंट से कितनी है, इतनी दूरी पर है ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है। अब इतनी दूरी इस स्केल पर देखेंगे, इस स्केल पर ये कितनी दूरी है, 5 की दूरी है। दैट मीन्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि ये हमने कहा कौन सी स्केल पर नापा था, इसको एक्स वाली स्केल पर नापा था। ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर जो स्केल रखी हुई है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो स्केल रखी हुई है, उससे हमने क्या दूरी नापी, उससे हमने वाई एक्सिस की दूरी नापी उस पॉइंट से। जो भी पॉइंट हमने लिया है, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट हमने लिया है, तो इसकी दूरी अगर हम वाई एक्सिस से नापेंगे तो वो किस स्केल पर नापेंगे, एक्स एक्सिस वाली स्केल पर नापेंगे। यानी कि पहला जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो 5 होगा, जिसको हम एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब इस पॉइंट की दूरी हम किससे नाप रहे हैं, एक्स एक्सिस से नाप रहे हैं, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी नाप रहे हैं। तो हम चलेंगे एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो हम चलेंगे क्या, किसकी तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ। अब देखिए वाई एक्सिस, अब ये वाली दूरी नापनी है, ये वाली दूरी नापनी है, तो हम किससे नापेंगे, वाई एक्सिस से नापेंगे। जिस भी, अगर किसी पॉइंट की जिस भी एक्सिस से दूरी नापनी है, किससे नापनी है, एक्सिस से दूरी नापनी है, तो वो उसके अपोजिट, अपोजिट एक्सिस की तरफ, अपोजिट एक्सिस की स्केल से नापी जाएगी। ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस की दूरी नाप रहे हैं, किससे, ए पॉइंट से एक्स एक्सिस की दूरी नाप रहे हैं, तो कौन सी स्केल पर नापी जाएगी, वाई एक्सिस वाली स्केल पर नापी जाएगी। ठीक है, वाई एक्सिस पर हमें क्या दिख रहा है कि 4 आने पर ये पॉइंट हमें जो है नजर आ गया, तो वाई, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। यानी कि ये जो 5,4 है, ये a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इसको ऐसे लिखेंगे, a 5,4।
4। इसी को कहते हैं हम क्या, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में पहला वाला जो डिजिट होता है वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। यानी कि अगर एक्स एक्सिस पर हम 5 पर जाकर के रुकेंगे और वाई एक्सिस पर हम 4 पर जाकर के रुकेंगे, तो यहाँ से ड्रॉ करने वाली लाइन और इधर से ड्रॉ की जाने वाली लाइन जिस पॉइंट पर काटेगी उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, कोऑर्डिनेट कहेंगे। यानी वही लोकेशन होगी किसकी, ए पॉइंट की। इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन हम जो है जितना हमारे फिजिक्स में काम आएगा उतना हम इसको जो है क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अब अगेन एक और कोऑर्डिनेट हमने लिया, क्या, एक और कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया, 4, एक और पॉइंट जो है हमने क्या लिया, बी पॉइंट, 4, 3, यानी कि इधर से 4th यूनिट पर, इधर से 3rd यूनिट पर। एक और पॉइंट हम ले रहे हैं, सी पॉइंट, 3, यहाँ लिखते हैं C.3, एक और पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, C.3, अब देखिए, अब इन तीनों पॉइंट्स को क्या करिए, हाँ आप इन तीनों पॉइंट्स को आप क्या करिए, ज्वाइन करिए। ठीक है, ये जो ये हो गई, ये एक लाइन हो गई, क्या हो गई, ये एक लाइन हो गई। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली क्या हो गई, ये एक लाइन हो गई। अब इस लाइन का एक स्लोप होगा, इस लाइन के पर लाई करने वाले ये सारे पॉइंट्स होंगे। अब इनमें से एक पॉइंट को आप उठा लीजिए, किसी भी एक पॉइंट को, चाहे 5,4 को उठा लीजिए या 3,2 को उठा लीजिए या फिर 4,3 को उठा लीजिए। क्यों उठाना है अभी देखिए, इनमें से किसी एक भी पॉइंट को हम उठा सकते हैं। क्यों उठा सकते हैं, हम तीनों में से किसी एक को भी क्यों उठा सकते हैं, क्यों, क्योंकि तीनों ये इस लाइन पर आ रहे हैं। ये तीनों पॉइंट 5,4, 4,3, 3,2, ये सारे पॉइंट्स इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो इनमें से एक पॉइंट को उठा लीजिए। तो यहां से हमने क्या उठा लिया, एक पॉइंट उठा लिया 5,4। अब लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। और यहाँ पर y1 और x1 क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। यानी इसमें x1 क्या हो गया, 5 हो गया, और y1 क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। ठीक है, अब y माइनस y1 इज y माइनस 5 इज इक्वल टू m। m क्या है, वो क्या है, m इज द स्लोप। m वो एंगल है, वो स्लोप है, वो स्टीपनेस है जो कि क्या जो कि ये लाइन x एक्सिस से बना रही है। तो क्या करेंगे हम, m इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये क्या हो गई हमारी, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। ठीक है, अब मुद्दा क्या है, हमें क्या चाहिए, m चाहिए, यानी कि m हमें स्लोप चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कर लेते हैं, ये हमारी क्या थी, लाइन थी। तो m क्या हो गया हमारा, m क्या हो गया हमारा, ये स्लोप। इस स्लोप को कैसे निकालेंगे, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, अभी क्लास 9th में पढ़ेंगे, क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल स्लोप होता है tan थीटा, या फिर इसको लिख सकते हैं हम y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब यहाँ पर y2 y1 क्या है, x2 x1 क्या है, कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया था पिछली स्लाइड में, 5,4 लिया था, राइट।
तो ये तो हो गया y2 माइनस, यहाँ पर क्या है, ये पिछले इक्वेशन ऑफ लाइन में लिखने में हमें ये क्या था, x1 माइनस x2 था। यहाँ पर क्या है, ये x2 माइनस x2 कोमा y2। और दूसरा पॉइंट हमें पता लगता है कि ये दूसरा पॉइंट क्या है, 0,0 है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन जो है ना, ये लाइन यहां से पास कर रही है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर y तो 0 हो गया। अगर हम y एक्सिस पर देखें तो यहाँ पर y तो 0 हो गया और x फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या है, 1 है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1,0, 1,0 हो गया। ठीक है, तो स्लोप हम क्या लिखते हैं, स्लोप हम लिखते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पर x2 y2 तो हमें पता है, ये क्या हो गया, x1 कोमा y1। ठीक है, तो y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस y1 इज 0, x2 माइनस x1 5 माइनस x1 इज 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4/4 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स हमारा m जो है वो क्या हो गया, m क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। ठीक है, तो अब दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं हम लाइन की। इक्वेशन इक्वेशन ना किसी भी, जैसे 1,0 है तो इसको भी लिखकर, इसको भी, इस पॉइंट को भी उठा करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी पॉइंट से क्या कर सकते हैं, हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। पिछली स्लाइड में हमने क्या किया था, 5,4 से इक्वेशन लिखी थी, तो इस स्लाइड में भी हम 5,4 से इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लाइन की क्या होती है, y2 माइनस y1, नहीं ऐसे नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अभी मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, लेकिन ये जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, ये जो थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज है, ये जो थोड़ी सी जो है आपको कंफ्यूज कर रही है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ताकि क्योंकि एग्जाम में जो मैं आपको अभी तरीका बताऊंगी वो एग्जाम में डायरेक्टली उस फॉर्मेट में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा यही फॉर्मेट। तो इस वजह से आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। y माइनस y1 ये क्या है, इक्वेशन है लाइन की। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1। स्लोप हम दो पॉइंट के बीच निकालते हैं। अगर हमें दो पॉइंट नहीं पता है किसी भी लाइन के तो हम स्लोप निकाल ही नहीं सकते, लेकिन इक्वेशन हम किसी एक पॉइंट के बल पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन में y1 और x1 ही यूज हो रहा है। स्लोप में दो पॉइंट यूज होते हैं, किसी दो, हमें लाइन के दो पॉइंट पता होने चाहिए, जब भी हम उसके बीच में निकाल सकते हैं कि वो लाइन कितनी टेढ़ी है, कितनी स्टीप है वो लाइन, राइट। तो स्लोप क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में। स्लोप कैसे निकालते हैं हम, दो पॉइंट्स के बीच। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर हमें x2 वाला टर्म लेके आना पड़ रहा है, y2 वाला टर्म लेके आना पड़ रहा है। लेकिन इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, किसी एक भी पॉइंट, अगर हम, हमें लाइन पर अगर हमें किसी ने दे दिया कि लाइन पर देखो ये 5,4 जो है एक लाइन पर लाई कर रहा है, बताओ मुझे लाइन की इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन तो हम लिख देंगे, लेकिन m वाला जो टर्म है जो कि स्लोप है वो हम नहीं निकाल पाएंगे। m निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, m निकालने के लिए हमें उसी इक्वेशन से एक और पॉइंट निकालना होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है मुद्दा, y माइनस y1 क्या है, 4 इज इक्वल टू, ये वाला पॉइंट यूज कर रहे हैं ना हम, तो y1 की जगह क्या रख देंगे हम, जो हमने माना है, यानी कि y कोऑर्डिनेट m इंटू एक्स माइनस x1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5। ये वाला मत लिख दीजिएगा, क्योंकि हमने ये वाला पॉइंट माना है, इसलिए हम इसी वाले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। x माइनस x1 इज 5, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। अब m की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 1 आई थी, तो हम क्या लिख देंगे, y माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 5। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, यानी कि y माइनस, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा,
बोला तो मैंने सही लेकिन लिखा गलत। y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 5, 1 इंटू x माइनस 5 इज x माइनस 5। अब इसको ऐसे थोड़ा सा अच्छे से करके लिख देते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 4, दैट इज y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन हो गई। तो आई होप कि आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। यहाँ पर काम की चीज क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन हाँ यूज होगी, बट अभी हमें उतना नोटिस नहीं करना है। स्लोप हमारी काम की चीज है, स्लोप ही हम देख करके ग्राफ को, अभी आपको कैलकुलेट तो बहुत कम करना पड़ेगा स्लोप, लेकिन मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि यार ये स्लोप है क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। तो अभी स्लोप सिर्फ आपको देखना है और अंदाजा लगाना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, ये हमारे बेसिक्स हो गए। ग्राफ किसको कहते हैं, ग्राफ क्या होता है, कैसा होता है, कोऑर्डिनेट्स किसको कहते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखी जाती है एंड ऑल। तो अब हम देखते हैं कि इसका यूज हमारी फिजिक्स में कैसे हो रहा है और कहाँ हो रहा है, और कैसे इसको रीड करते हैं, कैसे ग्राफ अगर कोई भी दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे, हम रीड करेंगे। अब देखिए हाउ टू रीड ग्राफ। तो ग्राफ में यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि एक लाइन जा रही है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, और वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, यानी इसमें कोई भी इम्परफेक्शन, ऐसी 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 लाइन नहीं है, ये क्या है, एकदम सीधी लाइन है। तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, उसके किसी भी दो पॉइंट का आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि स्लोप दो पॉइंट के बीच कैलकुलेट होता है, किसी भी दो पॉइंट का, इसका इसका यहाँ कैलकुलेट करेंगे, यहाँ कैलकुलेट करेंगे, या आगे इन्फिनिटी पर कहीं भी उन दोनों पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच स्लोप को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो स्लोप क्या आएगा, एक ही वैल्यू आपको बार बार देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि एक ग्राफ की है, राइट, जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन से पास करे। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहां पर स्लोप क्या हो गया, हमारा स्लोप इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कहीं भी कैलकुलेट कर लीजिए, इस लाइन के किसी भी दो पॉइंट के बीच में स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए, वो हमेशा एक ही वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल इसका स्लोप 4 है, तो आप यहाँ कैलकुलेट करिए, यहाँ भी आपको 4 ही मिलेगा, यहाँ कैलकुलेट करिए, यहाँ भी आपको 4 ही मिलेगा, इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करिए, इन दोनों के बीच में 4 मिलेगा, निगेटिव वर्ड में भी कैलकुलेट करिए, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो स्लोप क्या है इसका, स्लोप क्या है इसका, कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट, कांस्टेंट है, लेकिन एक्स एक्सिस से, यहाँ पर एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है। लेकिन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो स्लोप कांस्टेंट भी है, पॉजिटिव भी है, स्लोप घट बढ़ नहीं रहा है, यानी कि कांस्टेंट है, और क्या है, पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रहा है। दैट मीन्स स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और हमेशा जैसे कोई भी लाइन है, वो किसी भी लाइन के साथ एंगल बना रही है, तो हमेशा ये वाला एंगल नहीं करते हम, एक्यूट एंगल हमेशा क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल के बारे में आपको पता होगा। एक्यूट एंगल जो होता है वो बड़ा वाला, छोटा वाला एंगल होता है, और ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो क्या होता है, बड़ा वाला एंगल होता है। तो एक्यूट एंगल अगर 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम वाले एंगल को ही कहते हैं, पहली बात तो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम है, पॉजिटिव है, इस वजह से यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रखा है, जिसकी वजह से स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, यानी कि स्लोप चेंज नहीं होगा, और क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले ग्राफ में देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस से
इधर से अगर हम बनाना चाहें तो ये क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल तो हमें लेना नहीं है, हमें क्या लेना है, एक्यूट एंगल। तो इस साइड से देखते हैं 90 डिग्री से ये कम एंगल इस साइड से बना रहा है, दैट मीन्स ये एक निगेटिव स्लोप है। अगेन ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस वजह से इसका स्लोप यहाँ कैलकुलेट करो, यहाँ कैलकुलेट करो, यहाँ कैलकुलेट करो, सब जगह क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। लेकिन सेम कैसा आएगा, निगेटिव स्लोप आएगा। कांस्टेंट तो होगा लेकिन निगेटिव स्लोप होगा। यहाँ भी स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है लेकिन क्या है, निगेटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस से निगेटिव डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर हम लेंगे तो नहीं बन रहा, निगेटिव उल्टी डायरेक्शन से अगर हम लेंगे तो बन रहा है। इस वजह से इसका स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट भी है, नॉन चेंजिंग है। यानी यहाँ भी करो, अगर फॉर एग्जांपल -4 है तो यहाँ भी -4 ही आएगा, यहाँ भी -4 ही आएगा। इस लाइन को जितना लंबा खींच दें यहाँ भी -4 ही आएगा, लेकिन क्या आएगा, -4 आएगा, क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट है लेकिन क्या है, निगेटिव है। ओके, स्लोप क्या है इसका, कांस्टेंट है, एंड क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस से, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, इस वाले ग्राफ में देखिए, एक्स एक्सिस से ये क्या बना रहा है, कोई एंगल ही नहीं बना रहा भाई। ये फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन इसी के ऊपर रखी हुई है, चाहे कितने ही डिस्टेंस पर रखी हुई है, लेकिन एंगल तो इसका क्या है, जीरो है ना, कोई एंगल इसका नहीं बन रहा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोप, अगेन यहाँ कैलकुलेट करिए, यहाँ कैलकुलेट करिए, जीरो ही रहेगा, यहाँ कैलकुलेट करिए, यहाँ कैलकुलेट करिए, जीरो ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। ये बात आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए, स्ट्रेट लाइन स्लोप कांस्टेंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि क्या होगा, जीरो होगा। पहली बात तो इस वाले उसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती है उसका स्लोप क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से कोई भी एंगल बना ही नहीं रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कैसा होगा, 0 0 0 0 0 0 और 0 हर एक पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इस वाले ग्राफ में, देखिए इस वाले ग्राफ में क्या है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है। क्या है यहाँ पर, स्लोप कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कर्व्ड लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो जहां भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी वहां स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, जहां भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी वहां स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने आपको ऊपर स्टार मार्क करके बताया है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, इस चीज को आपको हर हाल में ध्यान रखना है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट नहीं होता है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है उसका स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। अब कांस्टेंट नहीं होगा तो या तो घटेगा या बढ़ेगा, 4 से या तो 5 हो सकता है या 4 से 3 हो सकता है। ठीक है, अगर किसी चीज कोई चीज कांस्टेंट नहीं है तो वो या तो घटेगी या बढ़ेगी, दैट मीन्स या तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा या फिर ये ग्राफ जो है वो कैसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, यानी और थोड़ा सा कर्व्ड, है ना, ऐसा बन सकता है। तो इस केस में क्या होगा, इस पॉइंट पर स्लोप ऐसे होगा, इस पॉइंट पर स्लोप ऐसे होगा, इस पॉइंट पर स्लोप ऐसे होगा। तो आप देख रहे हैं घट रहा है स्लोप, तो यहाँ पर स्लोप जो है क्या होगा, घट जाएगा अगर उल्टा ग्राफ बनेगा। फिलहाल यहाँ क्या हो रहा है, फिलहाल यहाँ क्या हो रहा है, स्लोप जो है वो इस पॉइंट पर डायरेक्शन एसी है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन एसी है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन एसी है स्लोप की, इस पॉइंट पर डायरेक्शन एसी है, टेंजेंट खींचकर हम पता लगा रहे हैं।
तो क्या हो रहा है, स्लोप आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो स्लोप यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है और स्लोप चेंज कर रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, दैट मीन्स स्लोप इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड दैट मीन्स स्लोप इज इंक्रीजिंग एंड चेंज है, यानी कि चेंज है, स्लोप में क्या है, चेंज है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक क्या है, ये लाइन है, ठीक है। बताइए इसमें से स्लोप किसका ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है। ये ए है और ये क्या है, बी है। तो स्लोप यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि बी वाला जो है वो ज्यादा एंगल बना रहा है, बड़ा एंगल बना रहा है, और ए वाला जो है वो क्या बना रहा है, छोटा एंगल बना रहा है, यानी कि स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। दिस इज क्लियर फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्ट्रेट लाइन है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्यूट एंगल बना रही है निगेटिव डायरेक्शन में, तो और स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगा, निगेटिव होगा। अगर एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बना रही है, यानी कि कोई एंगल ना एक्यूट ना ऑब्ट्यूस, कोई एंगल बना ही नहीं रही है, 0 डिग्री पर है, तो स्लोप 0 होगा और कांस्टेंट होगा। अगर एक्स एक्सिस से हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो स्लोप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है, और स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, स्लोप चेंज हो रहा होगा। और अगर इस तरह से दो स्लोप्स में आपको कंपेयर करना हो, तो जो ज़्यादा स्टीप है, यानी कि जो ज़्यादा टेढ़ा है, जो ज़्यादा, जिस पर अगर आप बैठेंगे तो ज़्यादा जल्दी आपके गिरने के चांस है, राइट। अगर यहाँ पर कोई इंसान बैठेगा तो हो सकता है वो थोड़ा सा रुक रुक के फिसले, इस पर अगर कोई इंसान बैठेगा तो सीधे धाड़ से नीचे जाएगा, राइट। तो जिस पर स्टीपनेस ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा होता है। आई होप कि ये स्लाइड आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी नहीं हमेशा जिंदगी में आपके काम आएगी, कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है एट एवरी सिंगल पॉइंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है एट एवरी सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप कि आपको बेसिक्स ऑफ ग्राफ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मैं ये सोच रही थी कि इसके बाद हम इक्वेशंस ऑफ मोशन इसी वीडियो में स्टार्ट कर दें, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, मैंने कहा कि ये जो वीडियो है ये अलग से चैनल पर डली हुई होनी चाहिए, ताकि अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ उसको जो है ग्राफ पढ़ना है तो वो आकर के इस वीडियो पर पढ़ सकता है, यानी कि बेसिक्स से लेकर के जो भी ग्राफ के बेसिक्स हैं, जो भी ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। अगली वीडियो में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि अपनी फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी मैथमेटिकली इंक्लाइंड हो गई, मैथमेटिक्स की तरफ इंक्लाइंड हो गई। अगली जो वीडियो होगी, इसका अगला जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4, उसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसके बाद हम इक्वेशंस ऑफ मोशन करके अपना चैप्टर जो है वो बाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।